बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 अगस्त 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यही कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। केडीबी लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है, जिससे आपके समय की बचत होती है। तो ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा प्ले स्टोर से। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों भारत की पहलवान बेटी विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने के बाद जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि एक बड़ी साजिश है। जी हाँ, ये एक बड़ी साजिश के तहत ये किया गया है जो कहीं से भी सही नहीं है। यानी कि जदयू ने अब इस पर सवाल उठा दिए हैं। साथ ही साथ जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करनी चाहिए और देश की एक खिलाड़ी को इंसाफ मिलना चाहिए। दरअसल विनेश फोगाट भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने के करीब थी। इससे पहले ही उन्हें ज्यादा वजन को लेकर के अयोग्य घोषित कर दिया। जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि विनेश फोगाट स्वर्ण पदक जीतने के करीब थी जब वे बहुत बुद्धिमान एथलीट है। या जिस तरह से उनका वजन दिखा करके उन्हें प्रतियोगिता से अयोग्य ठहरा दिया गया, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे। वहीं पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पोस्ट करते हुए कहा कि विनेश बिटिया, आप खुद को अकेला मत समझना, पूरा मुल्क आपके साथ है, आपकी हिम्मत को कोई तोड़ नहीं सकता। वहीं पर बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लिखा कि भारत की बेटी पर देश के हर नागरिक को गर्व है। पेरिस ओलंपिक में अपने अद्भुत खेल का प्रदर्शन किया है। वहीं पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने लिखा कि हर भारतीय को आप पर गर्व है, जहां आज पूरा देश आपके साथ खड़ा है। दोस्तों आरा में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान चप्पल में ब्लूटूथ डिवाइस के साथ अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि ये जो ब्लूटूथ डिवाइस के साथ 2 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, दोनों पटना के रहने वाले हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये सिपाही भर्ती परीक्षा में पैर के चप्पल में ब्लूटूथ डिवाइस छुपा करके ले जा रहा था, लेकिन वे पकड़े गए। दोनों की पहचान रविशंकर शर्मा और विक्की कुमार के रूप में हुई है। दोनों पटना जिले के रहने वाले हैं। दोनों के खिलाफ नगर थाना में कांड दर्ज कर दिया गया है। मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। आपको बता दूं कि कल भोजपुर में भी सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के एग्जाम चल रहा था और इस एग्जाम के दौरान ही 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं। दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट को बड़ा झटका लगा क्योंकि उसको अयोग्य कर दिया गया। अब इसको लेकर के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि देश के अंदर ही विनेश के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। पप्पू यादव ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी की पत्नी और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष नीता अंबानी की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। जब सांसद ने कहा कि आईओसी की सदस्य होने के नाते नीता अंबानी वहां पर क्या कर रही थी, जब पप्पू यादव ने ट्वीट करके कहा कि विनेश फोगाट फिर अन्याय का शिकार हुई है। भारतीय ओलंपिक संघ, भारत सरकार, आईओसी की सदस्य नीता अंबानी क्या कर रही है? कहीं षड्यंत्र देश से तो नहीं रचा गया? विनेश की सफलता से शर्मसार हुक्मरानों ने साजिश तो नहीं किया है? जब पप्पू यादव ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो फिर इन तत्वों को और बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। दोस्तों बिहार की तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर काम्या मिश्रा ने अपने काम से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि आईपीएस नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बीते दिन अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, लेकिन अब काम्या मिश्रा के इस्तीफा देने की अहम वजह भी सामने आ गई है। आपको बता दो कि काम्या मिश्रा अपना पर्सनल काम को लेकर के इस्तीफा दिया है। काम्या मिश्रा ने बताया है कि अब वे पूरी तरीके से ओडिशा में ही रहेंगे, जब वहाँ वे अपने पिता के कारोबार को देखेंगी। साथ ही काम्या मिश्रा एक और बड़ा काम करने वाली है। काम्या मिश्रा जरूरतमंद बच्चों को फ्री में शिक्षा देगी। वे बच्चों की पढ़ाई को लेकर के बड़े स्तर पर पहल करेगी। वहीं पर दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलाल रेड्डी ने कहा कि काम्या का इस्तीफा अभी मुख्यालय से स्वीकृत नहीं हुआ है। इस संबंध में मुख्यालय की ओर से फिलहाल कोई भी सूचना नहीं आई है। इस बीच काम्या मंगलवार को समाहरणालय में आयोजित जिले की क्राइम मीटिंग में भी मौजूद रही है। दोस्तों 10 साल तक बक्सर से सांसद और केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद अश्विनी चौबे ने खुद को चुनावी राजनीति से अलग कर लिया है। इस बात की जानकारी खुद उन्होंने दी है। जब लोकसभा चुनाव में तीसरी बार टिकट से वंचित रहने के बाद बक्सर पहुंचे भाजपा नेता ने कहा कि 70 साल की उम्र के बाद सभी को चुनावी राजनीति से अलग हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बक्सर से अंतिम सांस तक उनका संबंध बना रहेगा। जब श्री राम दर्शन केंद्र के लिए वे प्रयासरत हैं और फिर उसको पूरा करके ही दम लेंगे। उन्होंने पत्रकारों से एक सवाल का जवाब देते हुए स्थानीय सीट से
भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी रहे मिथिलेश तिवारी पर तंज कसा। जब लोकसभा चुनाव हारने के बाद खुद को सड़क का सांसद बताने वाले मिथिलेश तिवारी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सांसद तो एक ही होता है, कोई सड़क का सांसद थोड़े ना होता है। जब हम कह दे कि हम सड़क के प्रधानमंत्री हैं, सड़क के राष्ट्रपति हैं, तो फिर ये ठीक नहीं है। जब लोकसभा चुनाव हारने के सवाल पर अश्विनी चौबे ने कहा कि हम सब चुनाव नहीं हारे हैं, हम सबका घमंड चुनाव हारा है, हम सबका घमंड चुनाव हारा है। यहाँ से कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ता तो वे जरूर जीतता। मेरे कार्यकाल में 10 साल में जो काम हुआ है उसकी भी कहीं भी कोई चर्चा नहीं हुई है। चुनाव के दौरान पार्टी ने उन्हें जहां भेजा वहां वो गए, बक्सर नहीं भेजा गया तो फिर वहां पर वो नहीं गए। एशिया के सबसे धनवान व्यक्ति मुकेश अंबानी को कोर्ट से नोटिस दिया गया है, बिहार के कोर्ट से, और उन्हें आगामी 25 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है। मुकेश अंबानी को जी हाँ, जो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े पैसे वाले हैं। ये नोटिस बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट द्वारा जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार ये मामला जियो सिम को बंद करने से जुड़ा है। कुछ महीने पहले शिकायतकर्ता के नंबर को जियो कंपनी द्वारा बंद कर दिया गया। जब उन्होंने जियो कंपनी के अधिकृत कार्यालय में जाकर के शिकायत की तो फिर कंपनी द्वारा टाल मटोल किया जाने लगा। शिकायतकर्ता ने जब अपने नंबर का स्टेटमेंट निकलवाया तो फिर मालूम हुआ कि शिकायतकर्ता जियो का प्राइम मेंबर 25 मई 2025 तक है। समय समय पर नंबर को लगातार रिचार्ज करवाने के बावजूद भी शिकायतकर्ता मोबाइल नंबर कंपनी द्वारा बंद कर दिया गया है। काफी परेशान होने के बाद शिकायतकर्ता ने मानव अधिकार अधिवक्ता के संपर्क में आया। अधिवक्ता SK झा के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद दायर कराया, जिस पर सुनवाई करते हुए मुकेश अंबानी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है कोर्ट की तरफ से। बिहार में मानसून की धमक आज भी जारी रहेगी। राजधानी पटना सहित आसपास के जिलों में गरज और चमक के साथ बारिश होने के आज आसार हैं। वहीं पर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर और जमुई जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अभी भी मानसून एक्टिव है, जिस कारण पटना सहित बिहार के अधिकतर जिलों में हल्की सी मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। वहीं पर इसके पहले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सुपौल, किशनगंज, वैशाली में भारी बारिश हुई। इसके साथ ही राजधानी पटना सहित बिहार में बादल छाए रहने और फिर बारिश होने के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आई है, जिस कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दोस्तों, बिहार में हर एक महीने कहीं न कहीं से ट्रेन पर पत्थरबाजी की खबरें सामने निकल करके आती रहती है। ऐसे में अब एक और मोतिहारी से निकल करके सामने आई है, ताजा मामला निकल करके सामने आया है, जहां पर आनंद विहार से रक्सौल जाने वाली सद्भावना एक्सप्रेस मोतिहारी स्टेशन से रक्सौल के लिए रवाना हुई। तभी सिंघिया गुमटी के पास असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया। इस पत्थरबाजी में कई यात्री चोटिल हो गए। इस घटना में एक यात्री मनोज सोनी का सिर फट गया। बरियारपुर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह मनोज सुगली नगर पंचायत के वार्ड 8 के रहने वाले हैं। वहीं पर यात्रियों ने बताया है कि आनंद विहार से रक्सौल जाने वाली सद्भावना एक्सप्रेस 8 बजे मोतिहारी स्टेशन से रक्सौल के लिए रवाना हुई। करीब 8:05 पर सिंघिया गुमटी के पास असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया। इसमें ट्रेन की कई खिड़कियों के शीशे टूट गए। कई रेल यात्रियों को चोटें आई है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में सक्षमता परीक्षा पास हो चुके नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया के दौरान कई शिक्षकों के प्रमाण पत्र में झोल नजर आ रहा है। जी हाँ, खबर के अनुसार बिहार के 6 जिलों के 32 नियोजित शिक्षकों की बीएड की डिग्री संदेह के घेरे में है। काउंसलिंग के दौरान इन सभी शिक्षकों की डिग्रियों को लेकर के विभाग के द्वारा नोटिस भी जारी कर दिया गया है। जल्द ही इस पर एक्शन लिया जा सकता है। आपको बता दूं कि इन शिक्षकों पर कार्रवाई से पहले संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ डिग्रियों से संबंधित डिटेल्स मांगी गई है। विभाग के इस शिकंजे से इन शिक्षकों की नौकरी पर भी खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दूं कि बिहार के कटिहार में 9, औरंगाबाद में 6, पश्चिमी चंपारण में 4, मधुबनी में 4, मधेपुरा में 4, किशनगंज में 3 और सिवान में 2 नियोजित शिक्षकों के बीएड की डिग्रियों का मामला संदिग्ध पाया गया है। जल्द ही इन पर एक्शन लिया जा सकता है। मांग भरने की उम्र में दहेज के केस का चार्जशीट भर रही हूँ। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात बिहार पुलिस की महिला दारोगा अपने रील के कैप्शन में लिखती है और उनकी रील सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हो गई कि मैडम की चर्चा हर तरफ होने लगी। दरअसल रील का चस्का आम आदमी के साथ साथ ही पुलिस कर्मियों को भी ऐसा लगा कि शायद वे भूल जाते हैं कि उनकी इस छोटी सी गलती से उनकी नौकरी भी जा सकती है। अब ताजा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से निकल करके सामने आया है, जहाँ पर एक महिला दारोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें दारोगा
महिला दारोगा तरह तरह की रील बनाती हुई नजर आ रही है। एक रील में तो वे गश्ती गाड़ी के अपने पालतू कुत्ते के साथ रील बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि एक रील में दारोगा मैडम तरह तरह के शेरो शायरी लिखती है और फिर सुनाती भी नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि महिला दारोगा जिले के तुर्की थाना क्षेत्र में तैनात है और उनको रील का चस्का कुछ इस कदर है कि वे हर दिन रील बना करके अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है। हालांकि केडीवी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन पुलिस मुख्यालय से वर्दी में रील नहीं बनाने को लेकर के आदेश के बावजूद भी इस तरीके की रील वायरल होना अपने आप में एक सवाल बनता जा रहा है। वहीं पर इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला दारोगा वर्दी में पुलिस स्टेशन में ड्यूटी के दौरान वर्दी में काम करते हुए रील बना रही है। इस प्रकार के कई रील्स थाने में पदस्थापित दारोगा हो या फिर सिपाही, सबकी ड्यूटी के दौरान वर्दी में रील्स वायरल हो रही है। ये महिला दारोगा देखते ही देखते सोशल मीडिया पर खूब चमक गई है, जहाँ उनके काफी फैंस फॉलोअर्स भी हो गए हैं। ओलंपिक से अयोग्य करार दिए जाने के बाद महिला पहलवान विनेश फोगाट को लेकर के देश के विपक्षी दलों की ओर से उनके समर्थन में कई बयान सामने आ रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विश्व विजेता पहलवानों को हरा करके फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किए जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज करके देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि वे अखाड़े में और अधिक मजबूती से वापस करेगी। आपने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है विनेश, आज भी पूरा देश आपकी ताकत बनकर के आपके साथ खड़ा है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले को लेकर के IOA अध्यक्ष PT ऊषा से बातचीत की, साथ ही उन्होंने कड़ा विरोध दर्ज करने को कहा है। आपको बता दूं कि PM मोदी ने ट्वीट करके विनेश को प्रोत्साहित किया है। जब पेरिस ओलंपिक 2024 से विनेश के अयोग्य घोषित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। जैसा साथ ही उन्होंने विनेश को प्रोत्साहन भी किया है, जहाँ उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि विनेश आप चैंपियनों में से एक चैंपियन, आप भारत का गौरव है और प्रत्येक भारतीयों के लिए प्रेरणा है। आज की असफलता दुख देती है। उन्होंने कहा कि काश मैं शब्दों में उस निराशा की भावनाओं को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। साथ ही मुझे पता है कि आप लचीलेपन की प्रवृत्ति है, चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर के वापस आओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बिहार के गया से अजीब मामला सामने आया है। बिहार के गया कोर्ट में पेशी के दौरान एक कैदी पुलिस को चकमा देकर के फरार हो गया। हालांकि 1 घंटे के बाद कैदी को मां ने कोर्ट में ले जाकर के पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र के बंगला स्थान के रहने वाले रेखा देवी के पुत्र साहिल पासवान एक मामले में 2 महीने से जेल में बंद था और उसको पेशी के लिए गया कोर्ट में लाया गया था। इस दौरान वह पुलिस को चकमा देकर के हिरासत से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस के कान खड़े हो गए और सभी पुलिसकर्मियों की सांसें खुलने लगी। तभी कुछ घंटे के बाद फिर से फरार कैदी कोर्ट परिसर में पहुंच गया। कोर्ट परिसर में उसके मां रेखा देवी के द्वारा उसे लाया गया, यानी कि उसकी मां ने ही उसको कोर्ट में फिर से लाया। आरोपी कोर्ट परिसर से भाग करके वह बंगला स्थित अपने घर पर चला गया था। जब मां के काफी विनती के बाद वह फिर से कोर्ट आया, जब वो भी मां साथ में उसको कोर्ट में ला करके छोड़ी है। जब कैदी की मां रेखा देवी ने बताया है कि अपने बेटे को देखने के लिए मैं कोर्ट में गई थी, लेकिन वह अचानक वहां से पुलिस कस्टडी से फरार हो गया और फिर वह अपने घर चला गया। जब मैं घर में गया तो फिर उसे दोबारा समझा बुझा करके कोर्ट में रह रहे पुलिसकर्मियों को सौंप दिया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट बड़ा झटका लगा, क्योंकि विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब इसको लेकर के देश में राजनीति भी तेज हो गई है, जहां पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। वहीं पर RJD के राज्यसभा सांसद संजय यादव ने कहा कि तकनीकी रूप से विनेश का फाइनल नहीं खेलना दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां उसकी प्रतिभा, मेहनत और संघर्ष के सामने सब बौना है। भगत सिंह को सरकार शहीद नहीं मानती, लेकिन देश की जनता उन्हें शहीद आजम मानती है। उसी तरह से कोई भी कमेटी उसे विजेता माने या ना माने, लेकिन देश की जनता और फिर सामूहिक चेतना उसे मेडलिस्ट मानती है। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ मजबूती से इस निर्णय को चुनौती देंगी और फिर अपील भी किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अभी एक टेक्निकल इशू है, उसे ओलंपिक संघ देखेगा, लेकिन ये सच है कि विनेश ने हम सभी को गौरवान्वित किया है और हम सभी उसके साथ है। विनेश का जज्बा, जीवन, जोश और संघर्ष करोड़ों बहन बेटियों के अनुकरणीय है। दोस्तों, केंद्र सरकार गुरुवार को लोकसभा में वक्फ विधेयक पेश करेगी। जब केंद्र ने लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की सूचित किया गया है कि गुरुवार को सदन में वक्फ विधेयक पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने के लिए लोकसभा में एकीकृत वक्फ प्रबंधक सशक्तिकरण, दक्षता और फिर विकास अधिनियम 1995 पेश करने की तैयारी है। प्रस्तावित विधेयक में, यानी कि प्रस्तावित बिल में संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, ये तय करने के लिए बोर्ड की शक्तियों से संबंधित धारा 40 को हटा दिया गया है। जब विपक्षी दलों की मांग है कि इसे अस्थायी समिति को
भेजा जाए। जय सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार वक्फ कानून 1995 का नाम बदल करके एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और फिर विकास अधिनियम 1995 करने जा रही है। जी हाँ, इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, सिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इतना ही नहीं, महिलाओं को भी इसमें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। केंद्र सरकार जो बदलाव करने जा रही है उसके मुताबिक जब अब केंद्रीय परिषद और फिर राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को भी रखना अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के लोगों को आर्थिक लाभ के लिए बिहार सरकार ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि बिहार में अगर कोई जंगली जानवर किसी व्यक्ति की जान लेती है तो उनके परिवार को सरकार बतौर मुआवजा 10 लाख रुपए देगी। वहीं पर जंगली जानवर से किसी व्यक्ति की जान जाती है या फिर पूरी अपंग हो जाते हैं तो फिर उसे 10 लाख रुपए दिया जाएगा। सरकार ने ऐलान किया है कि यदि जंगली जानवर के हमले से किसी व्यक्ति को गहरी चोट आती है तो उसे 1,44,000 रुपए दिया जाएगा। वहीं पर हल्की चोट होने पर 24,000 दिया जाएगा। वहीं पर बिहार में जंगली जानवरों के हमले में किसी पालतू पशु जैसे गाय, भैंस और फिर बैल की जान जाती है तो फिर उसे 24,000 रुपए दिया जाएगा। वहीं पर बिहार में जंगली जानवरों के हमले में किसी भेड़, बकरा की जान जाती है तो 4,800 रुपए दिए जाएगा। यानी कि कोई भी अगर जंगली जानवर है, उस जंगली जानवर की वजह से आपके पालतू जानवर की जान जाती है तो उस पर ये मुआवजा दिया जाएगा। चाहे बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, इन सभी पर मुआवजा दिया जाएगा। जैसे बताया गया है कि भेड़, बकरी अगर किसी जंगली जानवर के शिकार हो जाते हैं तो 4800 रुपए दिए जाएंगे। वहीं पर गाय, भैंस और बैल किसी जंगली जानवर के शिकार हो जाते हैं तो उसको 24,000 रुपए मदद दिया जाएगा। वहीं पर किसी व्यक्ति की अगर जान चले जाती है जंगली जानवर की वजह से तो उसे 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा उसके परिवार वालों को। वहीं पर कोई व्यक्ति अगर अपंग हो जाता है जंगली जानवर के हमले की वजह से, यानी कि अपाहिज हो जाता है पूरी तरीके से, तो उनको भी 10 लाख रुपए इनाम मिलेगा। सॉरी, इनाम नहीं, ये मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा। वहीं पर किसी को अगर गहरी चोट आती है तो उसको 1,44,000 और छोटी मोटी चोट आती है तो 24,000 रुपए दिया जाएगा। वहीं पर जंगली जानवर के हमले की वजह से किसी बकरी की अगर जान चले जाती है तो 7,200 रुपए दिया जाएगा। आपको इससे पहले जो बताया भेड़ के बारे में, भेड़ और बकरी के बारे में, तो भेड़ और बकरी नहीं बल्कि भेड़ और बकरा था उसमें, यानी कि भेड़ और बकरा की जान चली जाती है। भेड़ और बकरा अगर किसी जंगली जानवर के शिकार हो जाते हैं तो उसको 4,800 रुपए दिए जाएंगे। वहीं पर जंगली जानवरों के हमले से अगर कोई किसी बकरी की जान चली जाती है, बकरी की, तो उसे 7,200 रुपए उनके मालिक को दिया जाएगा। वहीं पर यदि किसी जंगली जानवर के हमले से किसी का पक्का का मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसे 96,000 रुपए दिया जाएगा। वहीं पर यदि किसी जंगली जानवर की हमले की वजह से पक्के की दीवार, शीट वाली छत या फिर मकान पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है तो 48,000 रुपए मुआवजा मिलेगा। वहीं पर जंगली जानवरों के द्वारा कच्चा मकान क्षतिग्रस्त होने पर 24,000 रुपए और मकान को आंशिक क्षति पहुंचने पर 12,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वहीं पर जंगली जानवरों द्वारा फसल नष्ट होने पर 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा मिलेगा, मुआवजा का भुगतान होगा। इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव उनकी जनसुराज और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच होगी। जब प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि राजद के लिए मुस्लिम ईंधन समान है। हालांकि वे समझ चुके हैं कि राजद ने ही सबसे अधिक उन्हें धोखा दिया है या फिर उनका शोषण किया है। इस बात की बानगी जनसुराज के उस फैसले में देखने को मिली जिसमें कहा गया था कि 3 अध्यक्ष डीएम से होंगे, जबकि दलित दूसरा, अति पिछड़ा और फिर तीसरा मुस्लिम से होगा। राजनीतिक जानकार और पॉलिटिकल पंडितों इसे कई नजर से देखते हैं। जब कुछ का मानना है कि ये प्रशांत किशोर का दोहरा चरित्र है, जबकि कुछ इसे घात लगा करके सेंध मारने वाली टेक्निक कह रहे हैं। वहीं पर डीएम राजद और जदयू का आधार वोट बैंक रहा है। डीएम मतलब कि दलित, मुस्लिम, आरजेडी का और जदयू का आधार वोट बैंक रहा है। बिहार में 17.70% मुसलमान है। जब बीते कुछ चुनाव का ट्रेंड देखें तो ऐसा देखा गया है कि मुसलमान राजद के खिलाफ वोट कर रहे हैं। बिहार में नीतीश का इकबाल खत्म हो चुका है। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने कहा कि सही से सबूत भी नहीं जुटा पा रही है पुलिस, इसलिए बिहार में नीतीश का इकबाल खत्म हो गया है। आपको बता दूं कि बिहार में आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बिहार के अंदर आपराधिक बेखौफ होकर के घूम रहे हैं। ये बातें अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी दोहराई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में जो अपराध बढ़ा है उसके पीछे नीतीश कुमार का अपराधियों को
दिया जा रहा संरक्षण है। यह नीतीश कुमार ही अपराधियों को संरक्षण देते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में लगातार लोगों की जान ली जा रही है। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, सब जानते हैं कि अपराधी किस कदर लोगों के जान ले रहे हैं। जहाँ राज्य के अंदर आए दिन हर तरह के मामला सामने को देखने को मिलता है, जहाँ यहाँ पर अपराधियों के अंदर से पुलिस प्रशासन का भय डर खत्म हो चुका है। अपराधियों को लगता ही नहीं है कि पुलिस उन्हें अरेस्ट कर सकती है या फिर उन पर कोई एक्शन होगा। इसकी वजह यह है कि पुलिस महकमा सही से सबूत रख नहीं पाती और फिर जांच भी सही ढंग से नहीं हो पाता है। तेजस्वी यादव ने रुपेश कांड का जिक्र करते हुए कहा कि आप खुद समझ लीजिए कि बिहार पुलिस किस तरह से काम कर रही है। रुपेश जी जो कि इंडिगो के कार्यरत थे, इंडिगो में कार्यरत थे, उनकी जान ले ली गई। अब कल मालूम चला है कि उनके हत्यारोपी में जो आरोपित थे उन्हें बरी कर दिया गया है। तो फिर बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि उन्हें बरी कर दिया गया तो फिर हत्यारा है कौन? कौन मारा है? कोई ना कोई तो मारा है, तो कौन मारा है? अब तो इस मामले में यही कहा जा सकता है कि पुलिस सही से अपना काम नहीं कर पा रही है, पुलिस सही तौर पर जांच नहीं कर पा रही है या फिर अपना पक्ष नहीं रख पा रही है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार पुलिस का भय अपराधियों के मन से हट चुका है। ना तो ये लोग सबूत रख पाते हैं और ना ही जांच अच्छे तरीके से हो पाती है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने देश भर में राज्यसभा की खाली हुई 12 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। इनमें 2 सीटें बिहार की भी है। जब बिहार से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर और मीसा भारती के लोकसभा में जीत के बाद दोनों ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। इन्हीं दोनों सीट पर उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मीसा भारती का कार्यकाल 7 जुलाई 2028 तक था। वहीं पर विवेक ठाकुर का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 तक था। जहाँ उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों का कार्यकाल उतना ही रहेगा। चुनाव आयोग ने दोनों सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक 14 अगस्त से नामांकन शुरू होगा। 21 अगस्त तक उम्मीदवार नामांकन कर सकेंगे। 27 अगस्त को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। वहीं पर अगर मतदान की नौबत आती है तो फिर 3 सितंबर को वोटिंग होगी और फिर उसी दिन रिजल्ट घोषित होगा। बिहार में होने वाले दोनों सीट के उपचुनाव में वोटिंग की संभावना ना के बराबर है। दरअसल दोनों सीटों पर अलग अलग वोटिंग होगी। लिहाजा संख्या बल के आधार पर एनडीए दोनों सीट पर कब्जा कर लेगा। वैसे भी बिहार में राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की नौबत शायद ही कभी आती है। बिहार में चोर, अपराधी और बदमाश तबके के लोगों का तांडव लगातार जारी। बिहार के अंदर आए दिन अपराध से जुड़े हुए खबरें निकल करके सामने आती रहती है, जो आपको केटीवी लाइव के माध्यम से भी बताया जाता है। इसी कड़ी में अब एक ताजा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर से निकल करके सामने आ रहा है, जहां एक रिटायर्ड टीचर के घर से लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना के बाद इलाके में हरकत का माहौल कायम हो गया है। मिल रही जानकारी के अनुसार जिले के औराई थाना क्षेत्र के बेदौल गाँव स्थित हाई स्कूल से रिटायर्ड शिक्षक के घर को चोरों ने जमकर के उत्पात मचाया। चोरों ने सबसे पहले चोरी के दौरान घर के दरवाजे को बाहर से साड़ी के फंदे से बांध करके बंद कर दिया और उसके बाद घर के अंदर जम करके उत्पात मचाया और लाखों रुपए की जरूरी एवं अन्य सामान ले उड़े। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार की महिलाओं की स्थिति पर भी बात करते हुए कहा कि आज 55 से 60 साल से ज्यादा उम्र की शायद ही कोई भी ऐसी महिला हमें बिहार में दिखती है जो ऊपर से झुकी ना हो। आपने इस विषय पर शायद ध्यान नहीं दिया होगा। जहाँ हमने यही पढ़ाई की है कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी और कैल्शियम की कमी इतनी ज्यादा है कि पुरुषों की तुलना में उनका शरीर पहले झुकने लगता है। उन्होंने कहा कि 5 फीट 5 इंच से लंबी महिला शायद ही आपको गाँव में दिखे। हम हाइट पर इतना जोर क्यों दे? ऐसा नहीं है कि जो नाटा है वो कम समझदार है या फिर कम होशियार है। दुनिया भर में जो अध्ययन यानी रिसर्च हुए हैं वो हाइट और लाइफ टर्म अर्निंग पर परस्पर संबंध बताते हैं। उन्होंने बताया है कि एक बड़ी समस्या है, लेकिन यहाँ लोग 4 किलो अनाज के लिए ही ओट बेच रहे हैं। जहाँ आज ये संकल्प लीजिए कि आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि नेता आपको नहीं बताएगा। नेता चाहता है कि आपका बच्चा अनपढ़ रहे ताकि आप 4 किलो अनाज के लालच में चिड़ी नाली गली के लिए उसे ओट देकर के राजा बनाते रहे। गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता है, अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आप बहुत गरीब हैं और 4 बच्चे हैं, सभी को नहीं पढ़ा सकते हैं तो फिर कम से एक को तो पढ़ाइए। एक भी अगर पढ़ गया तो फिर वो पूरे परिवार को ऊपर खींच लेगा, नहीं तो फिर जीवन भर 4 किलो अनाज के लिए ही आप हाथ फैलाते रह जाएंगे। हाथ फैलाना पड़ेगा। इस संकल्प को लेकर के चलिए और घबराइए नहीं। बिहार के नवादा जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर वज्रपात की चपेट में आने से 5 लोगों की दर्दनाक जान चली गई है। जान जाने वालों में मां और बेटा भी शामिल है। जहां इस घटना से परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। जब घटना नवादा के अकबरपुर थाना क्षेत्र के औराई गाँव का है। जब मृतकों की पहचान लखन यादव की पत्नी कालो देवी, लखन यादव का बेटा संजय यादव के रूप में हुई है। दोनों माँ बेटे की जान चली गई है। जहाँ सदमे में दोनों माँ बेटा के परिजन सदमे में है। वहीं पर पकड़ी बरुआ थाना क्षेत्र के भगवानपुर गाँव निवासी रूपन यादव की बेटी सारोया देवी और फिर कई लोगों की जान गई है।
दोस्तों, भारत सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं चलाती है जिसका फायदा भारत के नागरिक को होता है। इसके साथ ही भारत के विभिन्न राज्यों की राज्य सरकारें भी अपने अपने राज्य के नागरिकों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है। न केवल केंद्र सरकार बल्कि भारत के कई राज्य सरकारें भी महिलाएं सशक्तिकरण को ध्यान में रख करके आगे आई है। जब पिछले साल मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू किया था। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महिलाओं के लिए माजी लड़की बहन योजना शुरू की। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 4,000 रुपए दिए जाए। इसका लाभ किन महिलाओं को मिल सकता है और योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, हम आपको भी बताएंगे। आपको बता दूं कि इन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 4,000 रुपए मिलेंगे। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण योजना को महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम है सामाजिक सुरक्षा योजना। इस योजना के तहत बिहार के महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में प्रति माह 4,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि इन महिलाओं को 4,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। ये योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए शुरू की गई है जिनके पति का निधन हो चुका है या फिर जिन महिलाओं का तलाक हो चुका है। जब बिहार सरकार उन महिलाओं के खाते में हर महीने 4,000 रुपए की आर्थिक मदद भेजेगी तो फिर साथ ही उन बच्चों को भी बिहार सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा जो बच्चों के माता पिता नहीं है। जिन बच्चों के माता पिता नहीं है उन बच्चों को प्रति माह 4,000 रुपए भी दिए जाएंगे बिहार सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि सामाजिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य महिलाओं और फिर बच्चों को आर्थिक स्थिति में सुधार करना और फिर उन्हें सहायता प्रदान करना है। इस योजना में आवेदन करने के लिए महिलाओं को बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय में जाकर के आवेदन करना होगा। इसके बाद संबंधित अधिकारी घर पर जाकर के ये पता लगाएगी कि आवेदक योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है या नहीं। इसके बाद अधिकारी कब पुष्टि करेंगे, इसके बाद लाभार्थी के बैंक खाते में योजना की राशि शुरू हो जाएगी। इस योजना के लिए शहरी क्षेत्र की महिलाओं की वार्षिक आय 95,000 रुपए से कम होनी चाहिए, यानी कि सालाना आय। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ये 72,000 से कम होना चाहिए। इसके साथ ही इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को कुछ दस्तावेज भी देना होगा। इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र और तलाक प्रमाण पत्र भी शामिल होगा। पटना में मंगलवार को बिहार के कलाकारों की फिल्म एक सूरत है मेरी आंखों में का प्रीमियर हुआ। इसकी शूटिंग भी बिहार में ही हुई है। इसको लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान फिल्म के कलाकारों का विजय सिन्हा ने हौसला अफजाई किया। उन्होंने कहा कि सभी कलाकार बिहार से हैं, पूरी फिल्म बिहार में बनी है। जब कलाकारों के मनोबल को बढ़ाने के लिए आज प्रीमियर शो में शामिल हुए हैं, पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि हमारे कलाकार इसी तरह से बिहार के अंदर शूटिंग करें, जब फिल्म के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। दोस्तों, बांग्लादेश में उपद्रव और हिंसा को लेकर के बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया है। जब पुलिस मुख्यालय ने सभी सीमावर्ती जिलों में पुलिस और एसएसबी को अलर्ट रहने को कहा है, जब बॉर्डर वाले इलाकों में सघन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही साथ किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार पुलिस और फिर एसएसबी को तैयार रहने को कहा गया है। दरअसल बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं, जहाँ अब तक सैकड़ों लोगों की जान चली गई है, जबकि कई दर्जन लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि क्या आम क्या खास कोई भी सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर के भागना पड़ा और हमारे देश भारत में शरण लेना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में कई इमारतों और फिर संस्थानों को आग के हवाले कर दिया। वहीं पर सीमांचल में बांग्लादेश और फिर बिहार की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है, जब कटिहार और किशनगंज से बांग्लादेश की सीमा सटी हुई है। ऐसे में बिहार पुलिस मुख्यालय ने सीमावर्ती जिले को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है और पुलिस के साथ साथ एसएसबी को सतर्क किया गया है और 24 घंटे निगरानी रखने का निर्देश दिया है। जब पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पुलिस और एसएसबी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में जारी सियासी संकट के बीच दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना फिलहाल दिल्ली में है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि भारत से वे किस देश में जाकर के शरण लेंगे। यह तमाम तरह के हलचलों के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में बांग्लादेश के ताजा हालात और फिर भारत पर होने वाले इस तरह के असर पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने पड़ोसी देश के ताजा हालात पर चर्चा करने और इस मामले में भारत की रणनीति क्या होगी, इसे लेकर के संसद भवन में सुबह 10 बजे से ही बैठक बुलाई। जब संसद भवन में सर्वदलीय बैठक हुई, बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री जयशंकर और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विपक्ष के कई बड़े नेता बैठक में मौजूद रहे। जब विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश के ताजा हालात पर बैठक को ब्रीफ कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रियों के अलावा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई बड़े नेता मौजूद रहे।
बिहार में दूसरे चरण का जमीन सर्वे शुरू कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने हर मौजे पर 4 अमीन को तैयार किए हैं। साथ ही साथ सर्वे कर्मियों की भी तैनाती कर दी गई है। सबसे पहले छोटे मौजे से जमीन सर्वे का काम शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सर्वे के दौरान जमीन के सत्यापन के लिए लोगों से जमीन के कागजात की कॉपी भी ली जाएगी। साथ ही साथ वंशावली भी मांगा जाएगा। वहीं पर जमीन की मापी भी की जाएगी। साथ ही ग्रामीण इलाकों में ग्राम सभा का भी आयोजन किया जाएगा। जमीन सर्वे से जुड़ी हुई 10 जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं। नंबर 1, जमीन सर्वे के दौरान जमीन के मालिक उस जगह पर रहें ताकि कोई भी उनके जमीन के साथ गड़बड़ी ना कर सके। जमीन के मालिक जमीन सर्वे के फॉर्म में अपनी सभी जानकारी सही भरे। दूसरे की जमीन को अपना बनाने की कोशिश ना करे, नहीं तो वो पकड़े जाएंगे और गिरफ्तार भी हो सकते हैं, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। नंबर 3, अगर जमीन आपके दादाजी या फिर परदादाजी की जमीन है तो आपको उस जमीन का खतियान या फिर कोई भी सबूत आपके पास होनी चाहिए। नंबर 4, आपने जमीन खुद से खरीदा है तो आपके पास जमीन केवला की कॉपी होनी चाहिए। इसके आधार पर जमीन का सर्वे होगा। नंबर 5, बंटवारे का जमीन होने पर आपको बंटवारे का कागजात या फिर बंटवारा पंचनामा की कॉपी होनी चाहिए। इसको लेकर के निर्देश जारी कर दिया गया है। नंबर 6, अगर आपकी जमीन दादा परदादा या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के नाम है जो जीवित नहीं है तो आपको वंशावली प्रमाण पत्र बनानी होगी। नंबर 7, अगर जमीन पर कोई भी केस चल रहा है तो जमीन के विवाद के बाद न्यायालय के द्वारा दिए गए कोर्ट ऑर्डर का कॉपी आपके पास होनी चाहिए। नंबर 8, यदि आप बिहार में नहीं रहते हैं लेकिन आपके पास जमीन है तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी जमीन का सर्वे का फॉर्म जमा कर सकते हैं। नंबर 9, अगर आपके पास जमीन है लेकिन कोई कागज नहीं है तो आप बिहार भूमि की वेबसाइट पोर्टल से जमीन का कागजात निकाल सकते हैं। नंबर 10, यदि आपकी जमीन गिरवी रखी हुई है तो उस जमीन का भी सर्वे होगा। वहीं पर आपको जमीन गिफ्ट मिली है तो आपके पास उसका सबूत भी होनी चाहिए। अब महिलाओं के बाद पुरुषों को भी स्तन कैंसर सताने लगा है। एकाध दशक तक पूर्वी बिहार, कोसी, सीमांचल के जिलों में पुरुषों में स्तन कैंसर के मामले मिलते ही नहीं थे, लेकिन हाल के दिनों में इसके मामले में तेजी से बढ़ने लगे हैं। हालांकि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में मिल रहा स्तन कैंसर का मामला बहुत कम है, लेकिन इसकी बढ़ती रफ्तार से डॉक्टर भी चिंतित है और पुरुषों में कैंसर बढ़ने की वजह पुरुषों में हो रही हार्मोनल बदलाव को जिम्मेदार बता रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मायागंज अस्पताल के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पंकज कुमार कहते हैं कि 5 साल पहले तक जिले में पुरुषों के स्तन कैंसर के मामले में तकरीबन ना के बराबर मिलते थे, लेकिन साल 2022 और 23 में जहां 1-2 मामले तो वहीं पर इस साल यानी कि साल 2024 में अब तक 3 मामले मिल चुके हैं। इनमें से एक मरीज तिलका मांझी, दूसरा मधेपुरा तो तीसरा किशनगंज जिले का है। बड़ी बात यह है कि इनकी उम्र 40 से लेकर के 55 साल के बीच रही है। किशनगंज के रहने वाले एक कारोबारी कुछ दिनों से छाती की चमड़ी में लालपन से परेशान थे। वे JLNMCH में इलाज और फिर जांच कराने के लिए पहुंचे। वहीं पर तिलका मांझी निवासी बैंक कर्मी के ब्रेस्ट के आसपास चमड़ी में लालपन आ रहा था। जब डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कुछ दवा दी, बाद में सूजन आ गई। उनकी सोनोग्राफी और फिर बायोप्सी भी की गई तो पता चला है कि ब्रेस्ट कैंसर है। अब सवाल है कि इस तरह का कैंसर अगर है, किसी को अगर होता है तो उसका लक्षण क्या है। इसका लक्षण को तुरंत आप जान करके अपना इलाज कर सकते। उसका लक्षण हम आपको बता रहे हैं। कुछ लक्षण है। लक्षण ये है कि सीने में खुजली महसूस और फिर लाल हो, चमड़ी पतली हो जाती है, गुलाबी पानी आने लगता है, सीने को टटोलने पर अंगूर जैसा कुछ गांठ महसूस होता हो। अगर आप इस तरह से आपको महसूस होता है, आपके अंदर कुछ है, लक्षण पता चलता है तो आप इसको जरूर जांच करा लें। आपको बता दूं कि सोनोग्राफी से भी कैंसर का पता लगाया जा सकता है। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार 9 शहरों में ग्रीनफील्ड टाउनशिप बढ़ाई जाएगी। इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई है। अगले महीने से भूमि अधिग्रहण भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार में ग्रीनफील्ड या फिर सैटेलाइट टाउनशिप के लिए पहले चरण में पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, सारण और सहरसा में काम शुरू कर दिया जाएगा। सितंबर माह से इन शहरों में भू अर्जन का काम शुरू करने की तैयारी है। आपको बता दूं कि इन शहरों में ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव को सदस्य सचिव, जबकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पथ निर्माण विभाग और फिर उद्योग विभाग के प्रधान सचिव को सदस्य नामित किया गया है। दरअसल ग्रीनफील्ड टाउनशिप में शहर के आसपास जमीन का बड़ा टुकड़ा चिन्हित किया जाएगा और उसी अधिग्रहण पर वहां बेहतर सड़क, पार्क, अस्पताल जैसी सार्वजनिक सुविधाएं विकसित की जाएगी और फिर एक बेहतरीन टाउनशिप बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं, महिलाओं और फिर छात्राओं के लिए कई योजनाओं के जरिए लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। जन लोगों तक अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचा रही है। ऐसे ही योजना के तहत समाज कल्याण विभाग की ओर से अनाथ और फिर बेसहारा बच्चों के लिए भी बड़ी पहल की गई है। यह सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत सरकार की ओर से हर महीने 4000 रुपए दिए जा रहे हैं। फोस्टर केयर प्रोग्राम के तहत ये योजना लाया है, जिसमें किसी भी तरीके के असहाय बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए कई निर्देश दिए गए हैं। दिए गए दिशा निर्देश को पूरा करते हुए लाभुक अपने प्रखंड कार्यालयों की बाल संरक्षण इकाई में आवेदन जमा करके इस योजना को का लाभ ले सकते हैं। वहीं पर यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें किसी तरीके का आर्थिक सहयोग नहीं मिल रहा है। इनमें वैसे बच्चे हो सकते हैं जिनके माँ बाप किसी हादसे में या फिर किसी तरीके का अब नहीं रहे हो, जब बच्चों का पालन पोषण करने वाला कोई भी नहीं हो। इसके अलावा वो विधवा महिलाएं या फिर तलाकशुदा है, उसके आर्थिक बच्चे तंगी से गुजर रहे हैं, तो फिर उनके माता पिता शारीरिक गुजर रहे हैं, उनके माता पिता शारीरिक रूप या फिर आर्थिक रूप से काफी कमजोर है, किसी जानलेवा बीमारी से ग्रसित हैं और उनके बच्चे का देखभाल सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो राज्य सरकार ये योजना उनके लिए लाया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए विभाग ने निर्देश दिया है कि बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए। इसके साथ ही इस योजना का लाभ मिलेगा। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक केस में आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की है। ईओयू की टीम ने छापेमारी करके 3 परीक्षा माफियाओं को पकड़ा है। इनमें से अमन कुमार और करण कुमार नालंदा जिला का रहने वाला है, जहां अमन नीट पेपर लीक केस का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का भतीजा है। संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव के रूप में ही करण और फिर अमन रहते थे। वहीं पर सुचिंद्र कुमार वैशाली का निवासी है। सुचिंद्र पेपर लीक केस के मास्टरमाइंड विशाल चौरसिया का सहयोगी है। यह सुचिंद्र ओडिशा एसएसपी पेपर लीक कांड में जेल भी जा चुका है। दरअसल पिछले साल 1, 7 और 15 अक्टूबर को सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी। इनमें पेपर लीक होने के आरोप लगे। यह आरोप लगा था कि संजीव मुखिया और फिर ग्रामीण कार्य विभाग का निलंबित अकाउंटेंट विशाल चौरसिया ने पेपर लीक की साजिश रची थी। इसके लिए कोलकाता के ब्लेसिंग सिक्योर और फिर कॉलटेक्स प्रिंटर प्रेस से संपर्क किया गया था। इतना ही नहीं, कॉलटेक्स के निदेशक को 1.5 करोड़ रुपए भी दिए गए थे। विशाल चौरसिया ने शिक्षक बहाली पेपर लीक की साजिश रची थी, जब उसने वैशाली के सुचिंद्र कुमार की मदद से शिक्षक भर्ती का पेपर उड़ाया था।